अस्सलाम वालेकुम। आप जानते ही हैं कि रफ्तार एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है और हमारे फाउंडर फरहान मलिक इस वक्त जो है वो FIA की तहवील में है और 2 मुकदमात हैं उनके ऊपर। और क्या बीत रही है, आज की पॉडकास्ट में हम यही डिस्कशन करेंगे। और असल में ये एक पॉडकास्ट नहीं है, ये मैंने एक ऐसी शख्सियत को बुलाया जिनका डायरेक्टली ताल्लुक़ तो रफ्तार के साथ नहीं है, मगर इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। और जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो हम अदील भाई को याद करते हैं, चाहे वो इलेक्शन ट्रांसमिशन हो या कोई भी अहम मौजू पर डिस्कशन करनी हो तो अदील भाई जो है लब्बैक कहते हैं और हमेशा हमारे पास आते हैं। तो आज भी हमने मुश्किल वक्त में, और ये मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए भी हैं, अक्सर पेशियों पर मेरे साथ होते हैं और समात सुन रहे होते हैं। तो अदील भाई और मैं कुछ ऐसी डिस्कशन करते हैं जिससे हमारे व्यूवर्स को पता चले कि आखिर रफ्तार के साथ और फरहान मलिक के साथ चल क्या रहा है, कानूनी मामलात क्या चल रहे हैं और इंटरनल हम और हमारा स्टाफ किस तरह का स्ट्रेस फील कर रहा है। तो यही डिस्कशन करेंगे। तो अदील भाई बहुत शुक्रिया, आज आपने इस मुश्किल वक्त में भी हमारे लिए वक्त निकाला। नहीं यार फैसल, शुक्रिया की बात नहीं है। और ज़ाहिर रफ्तार के साथ आपने ख़ुद कहा कि इमोशनल अटैचमेंट है। जब रफ्तार नहीं भी था और सिर्फ मॉमकास्ट हुआ करता था, मेरी वाइफ ज़ाहिर उसका हिस्सा हुआ करती थी। बल्कि मुझे ये भी याद है कि फ़रहान ने रफ्तार, मॉमकास्ट, हर चीज़ शुरू होने से पहले, जिस वक्त उन्होंने समा TV छोड़ा था, उस वक्त भी अपने घर एक डिनर पे बुलाया था और ये आइडिया उस वक्त पहली बार शेयर किया था। और मुझे उस वक्त अंदाज़ा था कि फ़रहान को ज़ाहिर है, आई न्यू हिम फॉर मैनी ईयर्स, ये कोई मज़ेदार काम और बड़ा ज़बरदस्त काम करेंगे। कर रहे हैं ऑफ कोर्स। लेकिन मैं ये कहने वाला था कि बड़ा अच्छा लगा कि आज हम बड़े दिनों बाद स्टूडियो में मिलें, वरना तो हमारी कोर्ट में, हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट्स में मुलाकात हो रही थी। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम स्टूडियो पे मिला करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा होगा। मगर अदील भाई, अगर मौजूदा सूरत हाल देखें तो उसमें तो ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। 1-2 दिन पहले उम्मीद नज़र आई थी कि जब अदालत ने, जो पहले वाला केस था जिसमें एंटी स्टेट के इल्ज़ामात थे, उसमें जो है अदालत ने जो है वो जुडिशल कस्टडी में फरहान साहब को भेजा था, जिसके बाद हमें उम्मीद थी कि ज़मानत हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ और एक नया केस कर दिया गया। तो ईद तो अब फरहान साहब जेल में होगी, करेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है। और ज़ाहिर है ईद पे ईद मुबारक का मैसेज और ये सारी चीज़ें। अब मैं ज़रा लोगों के घर जाने के मामले में बड़ा चोर हूँ, और स्पेशली कहीं अगर शनाख्ती कार्ड रखवा के घर जाना हो तो फिर मुझे थोड़ी सी कोफ्त हो रही होती है। और फरहान का असल में घर ऐसी जगह पर ही है। बट देखिए, जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये आता है कि बिल्कुल आई थिंक पहली जो FIR थी एंटी स्टेट एलिमेंट और इन सारी चीज़ों के हवाले से थी। दूसरी FIR जिस पे हम ज़ाहिर बात भी करेंगे, वो भी आपने देखा कि अब वो किस जगह पे या किस नहज पर पहुंचती जा रही है। मेरा ये ख्याल है कि शायद पहले से कुछ प्लान हो सकता है, हो जहन में कि यार हम इतना तो अरसा रखना होगा या जो भी होगा सिलसिला। लेकिन जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, ज़ाहिर है उसमें काफ़ी सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे माशाल्लाह फ़रहान को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। बल्कि मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से कह रहा था कि फ़रहान तो माशाल्लाह एक मुफ़क्किर से अब बन गए हैं। उनके बहुत सारे क्लिप्स मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहे हैं, लोग फॉलो भी कर रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में उनके क्लिप्स वगैरह भी आ रहे हैं। यस, अक्सर अपने आप को इंसान ज़ाहिर है अपनी ढारस तो बंधाता है बुरे हालात में भी। इट्स डार्केस्ट बिफोर द डॉन, फ़ाइन माल उसरी युसरन इन्ना माल उसरी युसरा, के हर मुश्किल के बाद एक आसानी है। ज़ाहिर है उसका एक अलग कॉन्टेक्स्ट था उस आयत का, लेकिन इस तरह की चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर देती हैं। बहुत सारे लोगों की मेहनत है रफ्तार को यहाँ पहुँचाने के लिए जहाँ पर आज ये है। लोगों ने अपने दिन रात इसमें लगाए हैं, लोगों की अपनी इमोशनल अटैचमेंट। मैं तो खैर, आप जब बुलाते हैं तो मैं पॉडकास्ट के लिए आ जाता हूँ, कभी कभार मैं फ्री होता हूँ तो फरहान के दफ्तर में आके बैठ के कुछ गप्पे इलेक्शन ट्रांसमिशन जो है ना वो गेम चेंजर, वो तो आई थिंक एक लेजेंडरी उसकी हैसियत हो गई थी। और आज भी अक्सर लोग मुझे मिलते हैं तो लोग यही देख के पहचान, अक्सर मीटिंग्स में मैं जाता हूँ, लोग कहते हैं यार आप वही हैं जो इलेक्शन ट्रांसमिशन में, हमने आपकी इलेक्शन ट्रांसमिशन देखी थी। आई थिंक वो रफ्तार की अपनी जर्नी में वो एक बड़ा, आई थिंक एक मेजर माइलस्टोन था ज़ाहिर है। और इंशाल्लाह इस तरह के और मौके भी आते रहेंगे। येस, डेफिनेटली इट्स अ टफ टाइम। मुझे अंदाज़ा है कि आपकी टीम का भी इस वक्त मोराल, मोटिवेशन काफ़ी डाउन होगी। बट नोइंग फरहान फॉर मैनी ईयर्स नाउ, मुझे अंदाज़ा है कि वो जब भी बाहर आएंगे और जिस दिन पहले दिन यहाँ पर वापस होंगे, आई थिंक वही एनर्जी इंशाल्लाह इस फ्लोर में वापस आ जाएगी। थोड़ा सा व्यूअर्स को केस का बैकग्राउंड बता देते हैं। मेरे ख्याल से आप ज़्यादा बेहतर फैसल इसमें बता सकते हैं, बिकॉज आप ज़ाहिर है जब से पहला नोटिस आया था आपकी पूरी नॉलेज में है ये बात। तो अगर आप हमें इस पूरे जर्नी से लेकर चलें प्लीज़। अदील भाई, आपको पता ही है कि पेका का कानून फुल एक्टिव हुआ है और हरकत में, तो मैं भी बहुत सोच समझ के बोलूँगा, बहुत सोच समझ के बोलना। लीगल लैंग्वेज तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा, बस एक जस्ट जैसे हम स्टोरी टेलिंग करते हैं वो एक कहानी सुना देता हूँ। गुज़िश्ता साल नवंबर में, ये जो नवंबर गुजरा था, इसमें ये कार्रवाई हमारे ख़िलाफ़ शुरू हुई थी
और हमें एफआईए की तरफ से नोटिस आया था, पहला कराची से आया था। उसमें कहा गया था कि कुछ एंटी जो स्टेट मवाद है वो आप लोग अपलोड करते हैं, ठीक, और उस लिए हमें याद किया गया था और पेश होने का कहा गया था। पहले कराची से आया, फिर इस्लामाबाद आया, हम दोनों जगह पेश हुए, राइट, ठीक है। फिर और हमें जो है उसमें कुछ क्लिप्स भी दिखाए गए थे, कुछ लिंक्स बताए गए थे कि ये कंटेंट है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम है। गालिबन वो 4 या 5 जो हैं वो लिंक्स थे, ठीक है। और मगर उनमें ये बिल्कुल नहीं बताया गया था कि ये कौन सा किस मिनट से लेकर किस मिनट तक, या पूरे 1 घंटे का कंटेंट या 20 मिनट का कंटेंट। सिर्फ ये कहा गया था कि ये हमें लगता है कि ये एंटी स्टेट है, उसमें से हमें इंडिकेट नहीं किया गया था कि ये एरिया है। खैर, वो जब हमें बुलाया गया था तो, और ये सॉरी फैसल, ये डॉक्यूमेंट्रीज थी या ये डिस्कशंस थे, क्या थे ये पॉडकास्ट भी थी, और इसमें ज़्यादा पॉडकास्ट और 1-2 शायद कोई डॉक्यूमेंट्रीज। ठीक ठीक ठीक। और पॉडकास्ट आपको पता ही है रफ्तार पे आप कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमने एफआईए का ये देखा तो हमने अदालत से रुजू किया था, और अदालत गए थे हम, और अदालत ने हमें रिलीफ दिया था, और हमें हुक्म इम्तनाही जिसे कहते हैं वो मिला था, स्टे ऑर्डर मिला था। और अदालत ने कहा था कि आप फरहान मलिक को, एफआईए को कहा था कि गिरफ्तार ना करें, ये लोग आपसे तफ्तीश जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप ताउन करेंगे। और हम ताउन कर भी रहे थे, जब भी अदालत में होती थी पेशी हम जाते थे, एफआईए बुलाता था तब भी जाते थे। मगर ये मुसलसल सिलसिला चल रहा था बार बार, और एक अदालत की पेशी गालिबन हमसे मिस हो गई, जिसकी एफआईए की पेशी नहीं, अदालत की पेशी। ओके जी, तो वो मिस हुई। तो उसके बाद जो है वो हुक्म इम्तनाही जो है वो कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद जो है रफ्तार टीम के ऑफिस पर, रफ्तार के ऑफिस पर यहाँ कराची में एफआईए की टीम आई भी, और उन्हें कहा कि आप जो है वो कल आएँ और आपकी मुलाकात है हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं उनके साथ। तो जिस पर मुझे अभी भी याद है अच्छी तरह कि उस रूम में फ़रहान साहब और मैं ही मौजूद थे, जिस पे मैंने पूछा था कि क्या गारंटी है कि अगर फ़रहान साहब कल आएंगे तो आप उन्हें अरेस्ट करेंगे। तो जिस पर बड़ी गोलमोल सी बात की गई थी, और उन्होंने कहा था कि नहीं, आप आके मिलें तो देखते हैं, और ये वो। तो फिर खैर अगले दिन फ़रहान साहब, आपको पता है कि वो कभी भी कानूनी कार्रवाई से पीछे नहीं हटते थे, वो टाइमली वहाँ पहुँच गए थे। ठीक। तो वहाँ पर उन्हें 5-6 घंटे बिठाने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था। सही। तो ये तो है एक शॉर्ट सा बैकग्राउंड है। राइट। और इसमें जो एफआईआर थी फैसल, ये जो मैं देख भी रहा था वो ग़ालिबन पिछले साल की ही एफआईआर। बिल्कुल अदिल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। ये मैंने जैसा कि बताया कि ये मामला शुरू हुआ है नवंबर का, ठीक है। वो एफआईआर नहीं कटी थी, नोटिस था नवंबर से, यानी कि मामला शुरू हुआ, ठीक है, नवंबर पिछले साल। और पीका का जो एक्ट है, आपको याद होगा कि वो जनवरी की लास्ट में 28 या शायद 29 तरमीमी एक्ट जो था इसका, तरमीमी एक्ट जो है वो सदर साहब ने दस्तखत किए और वो कानून का हिस्सा बना। तो अब जो ये केस बनाया गया है, इसमें जो है वो पीका एक्ट लगाया गया है, यानी कि एक कानून बनता है 29 जनवरी को, और वो मामला जो चलता आ रहा है पिछले साल नवंबर से। सही। क्या उसके ऊपर अगर इसको चलें वक्ती तौर पर मान लिया जाए कि एक ऐसा जुर्म जो कि पहले हुआ है, राइट, और उसके ऊपर बाद का कानून लग सकता है? रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ जिसे कहते हैं, रिट्रोस्पेक्टिवली आप लगा सकते हैं। नहीं, देखिए बाज़ हमने पाकिस्तान में भी वैसे ये भी देखा है फैसल के बाज़ जगहों पे रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अलाउ कर दी गई है, जिसकी शायद ग़ालिबन नज़ीर भी नहीं मिलती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने मुइज़ जाफ़री साहब जो कि वकील हैं, जाना पहचाना नाम है ज़ाहिर लीगल सर्कल में पाकिस्तान के, मैंने वो कहीं कहते हुए सुना था कि पीका में ऐसी प्रोविज़न है नहीं कि आप इसको रिट्रोस्पेक्टिवली लगा सकें। ठीक है, ऐसा ही है मेरे ख्याल से। वो बिल्कुल इस पॉइंट को वो कर रहे हैं, और हमारा भी एक ये मेन पॉइंट है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर है तो इसकी लीगल कोई इजाज़त है तो इसकी वजाहत कर दें, ठीक, ताकि हमें भी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि इट्स लीगल। बिल्कुल। तो ये अदिल भाई, ये सारा मैटर चल रहा है, और अभी ये जो लास्ट में हुआ है, ये तो आपको भी मैंने एफआईआर भेजी थी, आपने एक बड़ा दिलचस्प जुम्मा नीचे लिख के भेजा था। सो हम इस पे ज़रा आते हैं। देखिए, सबसे पहले ये फ़रहान को ये उनको अरेस्ट किया जाता है थर्सडे की शाम को 6 बजे, इफ्तार से थोड़ी देर पहले फिर ये ख़बरें चलना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट डे उनको प्रेजेंट किया जाता है मजिस्ट्रेट के पास सिटी कोर्ट में, और वहाँ से उनका 4 रोज़ा रिमांड ग़ालिबन लिया गया था मेरे ख्याल से, पहला जो रिमांड हुआ था। फिर जिस दिन उनका रिमांड एक्सपायर होना था, उस दिन बहुत बड़ी तादाद में मीडिया फ्रेटर्निटी हमारी जो है सुबह से वहाँ पर आई हुई थी, और तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे से लोग मेरे ख्याल से जमा हो गए थे। अच्छा, लेकिन एक और चीज़, हाँ, एक हम माइलस्टोन यहाँ भूल रहे हैं फैसल। उससे एक दिन पहले एक अटेम्प्ट की गई थी इस एफआईआर को क्वॉश कराने की भी, जिसको सिंध हाई कोर्ट ने उस पर एक एक्शन लिया था, लेकिन क्वॉश करने से इनकार कर दिया था। ऐसा ही था? बिल्कुल ऐसा ही है। वो अदालत ने, हम सिंध हाई कोर्ट गए थे कि ये जो एफआईआर काटी गई है ये बिल्कुल गैर कानूनी है, और इसको जो है बिल्कुल हटा दिया जाए, ताकि
फरहान साहब को रिलीफ मिल सके। तो अदालत ने उसकी समाअत तो की थी और नोटिस जारी कर दिए थे उसकी, जो अब जो है अगली हेयरिंग ईद के बाद होगी। दिन में शायद भूल रहा हूँ इसलिए कोट नहीं करना चाहता। तो उसकी हेयरिंग ईद के बाद है और वो भी अभी चल रही है, मगर वो FIR जो है वो क्वाश नहीं, वो कायम रही वो FIR। और फरहान का इसका मतलब रिमांड भी जारी रहा और फिर उनको रिमांड जिस दिन एक्सपायर होना था उस दिन उनको काफ़ी लेट प्रेजेंट किया जाता है। जो मेन जज थी, जज साहिबा, वो नहीं थी, तो जो लाइन जज यानी जो उनके सब्स्टिट्यूट जज थे वहाँ पे उनको प्रेजेंट किया गया था। और मुझे याद है कि मैं तो खैर कमरे के अंदर नहीं था, आपको नाम दे के बुलाया गया था अंदर। सो क्या उधर क्या डिस्कशन हुआ था, क्या सिलसिला रहा था उधर? यही हुआ था कि मोइस साहब थे हमारे वकील और वहाँ पर जो है उनके जो आयु थे, गालिबन उनका नाम ज़ीशान है और उनके शायद वकील भी थे। तो ये चल रही थी, तो जज ने क्लियरली हमारे हक़ में ये कहा था कि इनको जो है वो जुडिशल कस्टडी में दिया जाए। और उनसे पूछा भी था फरहान साहब ने, खलीकुज़्ज़मा साहब थे गालिबन, तो उन्होंने कहा था कि आपके ऊपर कोई जो है तशद्दुद वगैरह तो नहीं किया है इन लोगों ने। तो फरहान साहब ने क्लियरली कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर उन्होंने ये कहा था कि मेरे स्टाफ को जो है वो हरासा किया जा रहा है और रेड की गई है, और इस तरह से उन्होंने बताया था, जिसमें मेरा नाम बाकायदा फरहान साहब ने कहा कि मेरा एक मेंबर है उसको वहाँ बुलाया गया और उसको हैरेस किया गया। तो जज साहब ने मुझे भी बुलाया था, मुझे पूछा, मैंने कहा जी मुझे बुलाया था और ये हुआ था। तो फिर जज साहब ने जो है सरजनिश की थी उनकी आयु की। तो फैसल, अब तकरीबन कोई 1 हफ्ते से ज़ायद, आज 8वां दिन हो चुका है, फरहान जो है वो FIA की कस्टडी में है। आपकी उनसे मुलाकातें हुई हैं बीच में? जी अदिल भाई, मेरी 3 गालिबन मुलाकातें उनसे हो चुकी हैं। आपकी मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं, तो जैसे कि फरहान ने मजिस्ट्रेट के सामने तो ज़ाहिर है ये बोला कि जी इज़ बीन केप्ट वेल। आपको मिलके फरहान नॉर्मल दिखे? उनकी वो वैसे वीडियो तो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें वो दांत दिखा रहे हैं और वो अपनी हथकड़ियाँ दिखा रहे थे, लेकिन वैसे आपको जैसे फरहान मिलते हैं नॉर्मल? ज़ाहिर है कस्टडी में होने एक अलग चीज़ होती है, लेकिन फिर भी आप बताएंगे। जी, फरहान भाई से मेरी बात हुई थी, तो फरहान साहब खुद भी जो है वो सेटिस्फाइड थे FIA के इस वाले रवैये को लेकर कि मतलब उनको रहने के लिए मतलब मुनासिब वो है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, और सहरी और अफ्तार के लिए भी उन्हें घर से मतलब खाना लाने की मतलब इजाज़त मिल जाती है। और उनकी वाइफ वगैरह या उनकी बेटी मिलना चाहें तो वो भी काफ़ी मुलाकातें कर चुकी हैं। तो इस सेंस में उनको बहुत अच्छा वो किया जा रहा है। और अदिल भाई, मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ कि इतना क्लोजली जो इंटरेक्शन है मेरा FIA से पहले कभी नहीं हुआ। तो मुझे हैरत हुई मतलब वहाँ का ऑफिस देखकर और इन्वायरमेंट देखकर, मतलब मुझे पुलिस के मुकाबले में कदरे बेहतर लोग लगे। ओके। जो मैं वो लोग कह रहे होंगे कि यार कोई मतलब इनकी ट्यूनिंग व्यूनिंग हो गई है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, ऐसा वो नहीं है। जो चीज़ है वो, आई थिंक उसकी कुछ वजूहात, मगर वही FIA जो फेक जिन्होंने दूसरा मुकदमा बनाया तो वो गलत है बिल्कुल, और उससे पहले वाला भी है, हम तो उसको भी जो है वो बिल्कुल नहीं करते उस पर। मगर जो चीज़ें वहाँ अच्छी देखी वो मैं नहीं, बहुत आपने, क्योंकि देखिए एक तो नंबर 1 शायद मेरे ख्याल से एक निस्बतन नया वो ऑफिस उनका है। दूसरा वैसे एक और भी चीज़ देखने की है ना, ये ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के ज़ुमरे में आता है। ये कोई आप कोई टेररिज्म वाला एलिमेंट या कोई मुल्क के ख़िलाफ़ कोई आप साजिश कर रहे हो खुदा ना खास्ता, इस तरह की चीज़ों में तो ज़ाहिर नहीं है। हो सकता है ये भी एक वजह हो सकती है कि उस बिल्डिंग का सिलसिला अलग हो, और भी FIA के श्योर ऑफिसेज होते होंगे, मामलात वहाँ पे ऐसे ना होते हों। सुना फरहान कुछ किताबें वगैरह भी पढ़ रहे हैं काफ़ी? हाँ, पहले बार जब मैं और हमारे जो एडिटर हैं फ़ाद भाई वो गए थे मुलाकात के लिए, तो उन्होंने बाकायदा बोला था कि वॉर मेरे लिए लेके आइएगा किताब। तो हाँ, वो किताबों की फरमाइश भी कर रहे हैं कि मेरे लिए किताब ले आएँ, ये ले आएँ। तो माशाल्लाह सेट हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ें वगैरह। तो मुझे लग रहा है कि आज और वापस लास्ट टाइम तो बल्कि मैं गया तो कुछ लिख भी रहे थे, मैं पूछना भूल गया क्या लिख रहे हैं। वो अगली पॉडकास्ट का कोई स्क्रिप्ट बना रहे हैं अपनी डॉक्यूमेंट्री का, मुझे लग रहा है कि बहुत फिर ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो स्टफ़ आने वाला है वंस इंशाल्लाह ही विल बी बैक। सो चलें, नहीं अच्छी बात है, और अल्लाह ताला ऐसे मामला जो चलाते रहे। तो अब क्या हुआ है कि उनको उस दिन जो है वो मुझे याद है फैसल, बल्कि वो जिस वक्त खबर आई कि जी JC कर दिया गया है, यानी उनको जुडिशल कस्टडी में दे दिया गया, तो एक इत्मीनान का सा माहौल था, सब लोग खुश थे। फरहान भी जब निकले थे बाहर, ही वाज वेरी हैप्पी। बल्कि एक पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर मीडिया के आई थिंक टॉप लोगों में से एक थे, उन तक जाके ख़ास तौर से मैंने देखा कि फरहान मिले भी जाके, और उन सब के आने का बहुत शुक्रिया भी किया जो सॉलिडारिटी में लोग आए हुए थे। फिर उसके बाद ये ट्यूसडे को हुआ, एंड फिर थर्सडे को बेल जो है वो एप्लीकेशन, यानी गुज़िश्ता जो कल गुजरा है हम बात कर रहे हैं, बिकॉज आज हम फ्राइडे जुमातुल विदा वाले दिन इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो कल जो है वो बेल की हेयरिंग हुई, और उसमें फिर क्या सिलसिला हुआ ज़रा थोड़ा सा आप बताएं अगर। जी, कल बेल की हेयरिंग थी, वहाँ भी इत्तेफाक से मैं मौजूद था, और जो जज साहिबा थी, ख़ातून जज साहिबा थी, और उन्होंने बड़े तहम्मुल से बहुत टाइम देकर दोनों फ़रीक़ैन को सुना। और हमारे जो वकील थे मोइस,
उन्होंने मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली, हम खुद भी वहाँ पे मौजूद थे और जो बाकी जो वकला होते हैं जो सीखने के लिए आए होते हैं, मुइज़ भाई ने उड़ा के रख दिया सब। ठीक है। और सबसे पहले जो जज साहिबा के ने सवाल ये उठाया कि जब एक मुलजिम उसको जो है वो जुडिशल कस्टडी में दे देती है अदालत, तो उसको आपने जेल क्यों नहीं पेश किया। सही। तो इसके ऊपर अच्छी खासी जो है वो सरजनिश की गई, FIA की शो कॉज नोटिस दिया गया IO को, और डायरेक्टर को बुलाया गया कि आप किसी भी सूरज मुझे अच्छी तरह से याद है कि जज साहिबा के रिमार्क्स थे कि कल 9 बजे चलें, रमज़ान है, मैं थोड़ी सी रिलैक्सेशन देती हूँ, 9:30 बजे तक FIA के डायरेक्टर जो हैं वो यहाँ पर पेश हो जाएं। ठीक है, ये फ्राइडे मॉर्निंग। हाँ, आज का उन्होंने कहा था। और मुझे ये भी याद है कि तफ्तीशी अफसर ने बल्कि उनसे पूछा गया कि आपको ये किसने कहा कि दूसरा मुकदमा बना दिया गया है तो आप जेल ना लेके जाएं या जेल पेश करें, इस तरह का कुछ था। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक दफ्तरी का फ़ोन आया था। तो फिर जज साहिबा ने बोला कि उस दफ्तरी का नाम बताएं। तो उनका नाम भी IO साहब को जहन में नहीं आया। काफ़ी देर उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने कहा कि आपका ये जो पूरा सिस्टम है इसको हेड कौन करता है। तो उन्होंने गालिबन कहा कि डायरेक्टर साहब करते हैं। तो उन्होंने कहा डायरेक्टर साहब का नाम बताएं। तो डायरेक्टर साहब का भी नाम उनको याद नहीं, डायरेक्टर साहब का नाम भी याद नहीं आया। तो खैर ये चलती रही। तो जज साहिबा ने काफ़ी ज़्यादा सर्जनिश इनकी की थी, शोकस नोटिस जारी हुआ, डायरेक्टर साहब को तलब किया गया। ये तो पूरे मीडिया में भी वैसे कल मैं देख रहा था, ARY ने बड़ी तफसीली इस पे जो है वो रिपोर्ट की है, इवन जियो न्यूज़ काफ़ी कवरेज दे रहा है इस पे। बिल्कुल जी। तो बड़ा तसल्ली से जज साहिबा ने सुना और फिर उन्होंने जो है कहा कि मैं बेल के हवाले से जो फ़ैसला है वो मैं महफूज कर रही हूँ, वो कल सुनाऊंगी, यानी कि आज सुनाया जाना था जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आज फ़ैसला क्या आया ये तो आपको पता ही होगा। आज उन्होंने जो है वो ऑफ कोर्स बेल की जो एप्लीकेशन है और गालिबन जो है ना आज जो है वो FIA की टीम वहाँ पर पेश हुई थी। और ये मैं मुइज़ साहब को कोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज वहाँ नहीं था। ठीक है। तो उनके मुताबिक ये है कि वहाँ पर डायरेक्टर साहब भी आए थे और वो जज साहिबा के सामने पेश हुए थे और शायद FIA का कोई और मेंबर भी था। तो उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद जो है तफसीली जो फ़ैसला हुआ वो सामने है कि फरहान साहब की बेल फ़िलहाल जो है वो रिजेक्ट कर दी है। अच्छा, और अभी लेकिन आई थिंक उन्होंने वजूहात बताई हैं बेल रिजेक्ट करने की? एक जज रीजन की ऑर्डर जारी नहीं हुआ, अभी तफसीली फ़ैसला नहीं आया हमारे पास। ठीक है, मगर ये कि हम इसको जो है वो चैलेंज करने का वो रखते हैं। अब आते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। ये जो केस है, और अब मैं ऑनेस्टली जब हम फरहान को जिस दिन जुडिशल करना था तो मेरी एक्चुअली रिहाई सेंट्रल जेल के मैं करीब ही रहता हूँ जो है, तो घर में भी हमारी यही बात हो रही थी कि इसी जेल में लाया जाएगा। मैंने कहा हाँ शायद, मेरे ख्याल से तो यही जेल है, ये आपका शायद एक लांडी का जेल है, पता नहीं, मेरे ख्याल से मैंने कहा यहीं पर ही शायद यहाँ पे लाएंगे। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाम में किसी टाइम पे कुछ होगा, लेकिन फिर जियो न्यूज़ पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी कि जी, और मुझे वहीं से ही पता चला था कि उनको अभी तक शाम के कोई 5 या 6 बज गए थे और उनको जो है वो जुडिशल नहीं किया गया है। तो वहीं पर ही मेरे ख्याल से फैसल एक रेड फ्लैग तो आ गया था कि ये इनका छोड़ने का अभी फ़िलहाल इरादा है नहीं। आदिल भाई, पहली वाली FIR का तो मैंने बता दिया। अब दूसरी वाली मुझे याद पड़ रहा है कि जिस दिन कटी थी तो मैंने आपको भेजी थी। बिल्कुल। और आपने फॉरवर्ड एक बड़े दिलचस्प से लिख के तो मुझे बता दें कि दूसरी FIR क्या थी, व्यूवर को बता दें और थोड़ा सा बता भी दें कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि वो आपने जब मुझे FIR भेजी, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था क्या हुआ, और आई थिंक ये सुबह कोई मेरे ख्याल से फजर या सहरी का ही टाइम था जब मेरे पास ये आई थी। मैंने कहा रात में क्या हुआ, हैंड ओवर कर दिया, जुडिशल किया, कुछ किया? तो आपने मुझे जवाब में कुछ नहीं लिखा, आपने वो FIR मुझे भेज दी। और वो FIR जब मैंने पढ़ी तो फिर अच्छा, मैं उसमें थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड देखा, ये देखा मैंने, फ़लाना चीज़ें देखी। अच्छा, मैं ख़ुद क्योंकि फ़ाइनेंशियल सर्विसेज का आदमी रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड मेरी अपनी प्रोडक्ट रही है, तो मुझे अंदाज़ा है कि उसमें किस तरह के फ्रॉड्स और क्या सिलसिले होते हैं। बहुत क्लोजली देखते हैं, बहुत क्लोजली हमने देखी भी, हम डिस्कशन भी काफ़ी करते हैं अपनी पॉडकास्ट में ज़ाहिर है इसके हवाले से। तो वो जब मैंने FIR पढ़नी शुरू की तो फिर उसमें पता ये चला कि जी, जिस दिन फरहान का रिमांड एक्सपायर करने लेकर आना था उस दिन जो है वो एक कॉल सेंटर पे छापा मारा गया। आई थिंक गुलशन इकबाल में ये हुआ है सिलसिला, और वहाँ पे 2 बंदे गिरफ़्तार हुए और उन्होंने ये बताया कि जी फरहान मलिक जो हैं वो इस कॉल सेंटर को चलाते हैं एंड ऑल। सो और उनका मकसद ये था, वो करते ये थे कि जी वो क्रेडिट कार्ड के डेटा को जो है वो लोगों के यूज़ करके वो उसको उनके क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके चीज़ें ऑर्डर करके सब कुछ फंड्स ट्रांसफ़र करके, बेसिकली एक टिपिकल जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है वो उसमें इन्वॉल्व थे। सो ज़ाहिर है वो पढ़ के ही पहले तो ज़रा गुस्सा भी आया, फिर आपको ज़रा थोड़ी सी हंसी भी निकल जाती है कि यार, यानी अब ये इल्ज़ाम देखिए फैसल, लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट समथिंग। रफ्तार के किसी कंटेंट के ऊपर कोई मसला है
येस, आई थिंक इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है आपने जिस अंदाज से ये डॉक्यूमेंट्री बनाई हो। मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, इवन दो रफ्तार हम शुरू में बोल चुके हैं, मैं बड़ा इमोशनल अटैचमेंट डजंट मीन मैं आपकी सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ। सही। चलते फिरते देख ली, कुछ देख ली, कोई वायरल हो रही है, किसी ने बताया ये देख लो वो देख लो फलाना, कोई टॉपिक मुझे पसंद का है तो वो मैंने देख लिया उस पर आके। फिर उसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका सरकार के साथ हो सकता है कि देखो मैं तो इस पर्सपेक्टिव से कह रहा, सरकार कहती है नहीं आपने जो बनाया ये कानून के खिलाफ वर्जी। जो दूसरी एफआईआर थी ना, इसको देख के मुझे लगा कि यार लगता है कि अब मजीद मवाद कुछ मिल नहीं पा रहा है, कुछ शायद इस तरह की चीज़ें हैं नहीं कि जिस पे अब कोई इनको जो है ना वो कोई पीका की खिलाफ वर्जी पे इनको जो है ना वो किया जाए, बिकॉज दिस इज़ अ टिपिकल सॉर्ट ऑफ एन एफआईआर जो आपकी जो है ना वो कर दी जाती है जिसमें किसी को भी इंगेज किया जा सकता है। तो वहाँ पे मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि यार इस वक्त सिर्फ इनको मकसद जेल में रखना है और इसके अलावा जो है ना कंटेंट में कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। एंड आई थिंक ये शायद आपकी टीम के लिए भी और फरहान के लिए भी, जो आपके एडिटोरियल देखता है उनके लिए भी ये एक, मैं कहूँगा एक ज़रा सुकून की बात है कि यार इतना ही कर सकते थे, वरना आपको वो 4-5 महीने से मॉनिटर कर रहे हैं ना। भाई देखें जब नवंबर में आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हुई है, उससे पहले भी उन्होंने आपका कितना कंटेंट कंज्यूम किया होगा, उसके बाद भी देखा होगा, उसके बाद भी देख रहे होंगे, फलाना देख रहे होंगे। यस बिल्कुल, अक्सर आपके गेस्ट बड़े फ्रीक्वेंटली आते हैं, वो आके बड़ी कमेंट्स मार देते हैं। एक साहब आप जानते हैं इनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो ठीक है, इट मेक सेंस, जो वो करते हैं वो हो जाता होगा। लेकिन वे जिन साहब का अच्छा ही वो आपने नाम नहीं लिया, जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं वो बस छोड़े आगे बढ़े। अच्छा, नजर नहीं आएगी, वो नजर नहीं आते। देखिए मैं बल्कि हाँ फैसल, आई थिंक यहाँ पे एक और पॉइंट भी आता है और आई थिंक ये मैं बिल्कुल ऑडियंस की भी नॉलेज में लाऊंगा। यस, आई थिंक फरहान का मामला काफ़ी जिक्र हो रहा है मीडिया पे, 2-3 चैनल्स हैं जो कि इसको अच्छी कवरेज दे रहे हैं। मैं नाम ले लेते हैं अजील भाई, ये जियो को क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पे, बिल्कुल ज़ाहिर है हमारे जियो की, हो सकता है मैं ज़ाती तौर से जियो की एडिटोरियल पॉलिसी के साथ लाख इख्तलाफ हों, लेकिन जियो के एक बहुत ही अहम बंदे उस दिन जिस दिन फरहान का रिमांड, जिस दिन उनको जेसी किया गया था, वो सारा टाइम आई थिंक 3 या 4 दफ़ा वो आते रहे थे बार बार। जियो के एक बड़े फेमस एंकर हैं जो थ्रू आउट हमारे साथ, आई थिंक 3 दिन तो मेरी उनसे यहाँ पे मुलाकात हुई है। ARY बहुत ज़्यादा कवरेज दे रहा है लेकिन फरहान अपना फैसल, अल्लाह करे फरहान के साथ भी जल्दी से तरह हम कॉन्वर्सेशन करें। जो आपकी जर्नलिस्ट लोगों की तंजीमें हैं, मुझे वहाँ के एंड से बड़ी कुछ खामोशी सी नज़र आ रही है, ख़ासतौर से कराची में कोई इस तरह का कोई नॉइज़ क्रिएट होना या कोई शोर होना। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो हैं या कराची के जर्नलिस्ट हुए, ये शायद अब इस रियलिटी को मान गए हैं कि यार अब बस ऐसे ही चलना है। तो बस आपका क्या कहना है इस चीज़ के हवाले से? अदिल भाई, मैं खुद कराची प्रेस क्लब का मेंबर हूँ, ठीक है, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि प्रेस क्लब में क्या होता है। सहाफ़ी 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, ठीक है, एक ब्लॉक इधर है, एक इधर है, और फिर कुछ प्रेस क्लब के कुछ अरकान ऐसे हैं जो सीनियर हैं और जिनका अखबार से ताल्लुक़ है और इवन टीवी से ताल्लुक़ है। वो डिजिटल जो सहाफ़ी हैं उनको सहाफ़ी मानते ही नहीं, वो कहते हैं कि नहीं यार ये इनको सहाफ़ी नहीं कहा जाए, इनको ज़रा अलग रखा, यूट्यूबर कहा जाए। बिल्कुल ऐसा ही। जबकि वो ये नहीं देखते कि यार हमारा जो एक्सपीरियंस है, 2 साल हुए हैं हमें डिजिटल में आए हुए, 3 साल हुए हैं, इससे पहले तो हम आपके साथ ही थे भाई। मुझे तकरीबन 15-17 साल हो चुके हैं, ठीक है, 2 साल मुझे यहाँ हुए हैं, रफ्तार में 2.5 साल। इससे पहले जो है वो मैं एक्सप्रेस में रहा हूँ, समा में रहा हूँ, बोल में रहा हूँ, कुछ अर्सा ARY में भी काम किया है मैंने। तो हमें मानने को अगर आप तैयार नहीं हैं, अगर कोई मतलब जिद्दत की तरफ बढ़ गया है तो उसको तो ज़्यादा वैल्यू देनी मेरे ख्याल से इसकी वजह ज़ाहिर है ये एक अलग डिस्कशन है फैसल। इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ी वजह है। ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया की पाकिस्तान में ज़ाहिर है एक वो लोगों को शायद इतनी आई बॉल्स अब वो नहीं गैदर कर रहा जो एक ज़माने में किया करता था। अगर आप मुझसे भी बात करें तो मैं 3-4 पॉडकास्ट हैं पाकिस्तान के हालात जानने के लिए, मैं वो 20-20 मिनट की पॉडकास्ट उनको 1.5-1.75 में लगा के आधे घंटे में पड़का के मुझे पता चल जाता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आई डोंट नीड टू वॉच ए न्यूज़ बुलेटिन नाउ और वो सारी चीज़ें। तो हो सकता है ये फैक्ट है, तो लेकिन इट इज़ आई थिंक ये मकसद हम सबका साझा है। देखो आप जब इस फील्ड में आए हैं और जब लोग आए हैं, हमें यार अजल मुशर्रफ के टाइम पे जब लॉयर्स मूवमेंट चली थी तो ऐसा लगता था कि सारे लॉयर्स, शायद 10-15% के अलावा सारे लॉयर्स, सारे जर्नलिस्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है वो जमा हो गए और शायद तभी वो मूवमेंट बड़ी कामयाब हुई थी। लेकिन इस वक्त आपको वो रेजिस्टेंस पाकिस्तान के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से नज़र आती नहीं है। बिल्कुल अदिल भाई, एक मज़े का एंगल मैं आपको बताऊं, फरहान साहब को सहाफ़त में तकरीबन 21-22 साल हो जाए और वो 7-8 साल गालिबन समा के डायरेक्टर न्यूज़ रहे। इसी दौरान समा जो है वो पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल भी रहा, ठीक है। और
अब जो है फरहान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो एंटी स्टेट कंटेंट बनाने के लग रहे हैं, ठीक है। मतलब यानी कि जो दो रफ्तार को बने हुए 3 साल अगर आप लगाएं, यानी कि 19 साल जो उन्होंने सहाफ़त की, 19 साल के बाद हमें चल के पता चला है कि फरहान मलिक जो है वो एंटी स्टेट हैं और वो एंटी स्टेट कंटेंट बनाते हैं। यानी कि वो जो 19 साल हैं तब उनको एंटी स्टेट डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया? क्या हमारा टीवी जो है वो, इसका मतलब है कि वो कवायद और ज़वाबित के मुताबिक काम करता है जो हमारी रियासत को चाहिए, और या फरहान साहब जो है वो उससे एक स्टेप आगे निकल गए थे, या शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। पीका है भाई, संभल संभल के बोला। नहीं, आई अंडरस्टैंड। देखिए नहीं बिल्कुल, मैं फैसल, मैं आपकी, देखिए आई एम नॉट, मैं कोई जर्नलिज्म से मेरा ताल्लुक नहीं है। थैंक्स टू फरहान एक ज़माने में मैंने एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होस्ट किया था और मेरा टेलीविज़न से यही ताल्लुक है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सो ना मैं स्पोर्ट्स में आपका बड़ा नाम है। नहीं, थैंक यू सो मच, आपका हुस्न ज़हन है, मैं ये बोलूँगा। ना मैं कोई प्रेस क्लब का मेंबर हूँ, ना मुझे कोई बनने का शौक है। मैं तो एक फ्रीलांसर आदमी हूँ। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कराता हूँ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराता हूँ, पॉडकास्ट कुछ थोड़ी बहुत होस्ट करनी तो करता हूँ। फरहान साहब के दोस्त हैं? फरहान अब दोस्ती है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल जी। और फरहान के साथ बड़े हमारे लंबे डिस्कशंस रफ्तार के शुरू के टाइम पे एंड ऑल, कहाँ जाना है। मैं बिज़नेस एस्पेक्ट पे फरहान को अक्सर एडवाइस कर रहा होता हूँ कि यार इसको एक कमर्शियली वाइबल प्रोजेक्ट कैसे बनना है एंड ऑल। सो इन चीज़ों पे हमारी बातचीत होती रहती है। ज़ाहिर है मेरा इस चीज़ की तरफ कोई जर्नलिज्म मैंने कभी सीरियस भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। बट येस, आई थिंक इस वक्त जो हम एक बड़ा मेहनत करके पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी एक जगह बनाई थी ना, वो मुझे लगता है कि यार शायद एक ऐसे इररेलेवेंस की तरफ जा रहे हैं हमारा मीडिया। और इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो कि कंप्लिसिट हैं इस चीज़ में, जो कि इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को। वो ये नहीं समझ रहे कि इसको इररेलेवेंट करते हुए आप खुद इररेलेवेंट हो जाएंगे। कितने सारे लोग थे, यूट्यूबर वाली बात की आपने कि जी फलाना यूट्यूबर है, ये यूट्यूबर, इनको हम जर्नलिस्ट ही नहीं मानते। आज वो अपने यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं। वो देखें, कोई वजह है ना कि वो क्यों भाई, फिर अपने चैनल की आमदनी से मैं नाम नहीं ले रहा, 3-4 बड़े बड़े लोग हैं सहाफ़ी जो कि इस वक्त आप देखा जाए तो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं वो उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं और उनको बबांगे दौल सपोर्ट करते हैं। फिर क्यों अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हो यार, क्या ज़रूरत आ रही है? बल्कि अभी हमारे एक कोलीग हैं, वही बता रहे थे कि एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं लाहौर के, पंजाब के, तो उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसकी मिलियंस में फॉलोइंग है। उनका भी यही कहना है, मतलब वो अखबार के ज़माने के, उनका भी यही कहना है कि ये जो डिजिटल जो सहाफ़ी एक इस्लाह है, ये सहाफ़त नहीं है, ये इनको सहाफ़ी नहीं कहना चाहिए। अच्छा। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जिस चैनल में वो जॉब कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, अगर वो चैनल बंद हो जाता है किसी वजह से, वो टीवी चैनल पर जॉब नहीं कर पाते, बिल्कुल, तो क्या फिर हम उन्हें, क्योंकि वो तो यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, तो फिर हम उन्हें भी सहाफ़ी नहीं कहें? खैर, तो अदिल भाई, हम सहाफ़त की बात कर रहे हैं। फरहान साहब की, मुझे ये लगता है कि फरहान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो सिर्फ़ एक शख्स की गिरफ़्तारी नहीं है, बल्कि पूरी डिजिटल सहाफ़त की गिरफ़्तारी है। और देखते हैं कि इसके ऊपर कब हमारे सहाफ़ी, कुछ तो यकजा हैं मगर फिर भी एक मुकम्मल तौर पर यकजा नहीं है। देखते हैं कि ये यूनिटी कब आती है और कब सहाफ़ी जो है, फरहान मलिक का मामला नहीं है, अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले। सो ट्रू। बाकी आप मुझे ये बताएं आदिल भाई, आपने काफ़ी वक्त गुजारा है फरहान साहब के साथ, समा में भी रहे हैं, इसके अलावा भी आपकी दोस्ती रही है। आपके ख्याल में फरहान मलिक क्या वाकई एंटी स्टेट हैं? अरे नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि या फेक कोई, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन का फ्रॉड हुआ, ये वो इस तरह डिजिटल ट्रांजैक्शन। और वो तो देखिए, हम इस सेकंड एफआईआर पे मेरे ख्याल से हमने बात करना भी गवारा नहीं किया, इस वजह से कि ये एक ऐसा एब्सर्ड सा इल्ज़ाम जो है वो आपको लगता है, और ऐसा ही लगता है कि ये एक उसका हमने पता ना बिगर पर्पस क्या सर्व कर रही थी वो सेकंड एफआईआर, यानी अब कंटेंट में तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक ये ताल्लुक है, देखिए फरहान से मेरी पिछले कोई तकरीबन 4 साल से ज़रा थोड़ी सी, मुझे याद है एक बार मैं हाईवे से कढ़ाई खा के वापस आ रहा था, तो फरहान ने मुझे फ़ोन किया था और T20 वर्ल्ड कप होने वाला था। उन्होंने कहा कि यार मैं चाहता हूँ हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। तो मैंने कहा यार अंधा क्या मांगे 2 आँखें, मैंने कहा बिल्कुल मैं करूँगा, आप बताइए कब आना है, बस वो रात में आना होगा और ये इस तरह का सिलसिला होगा। मैं और फैसल, हमारे एक और एंकर हुआ करते थे उस ज़माने में, हमने काम करें, फैसल करीम और अहमद शहजाद हमारे जो है वो गेस्ट होते थे। अच्छा, वो ट्रांसमिशन ठीक थी, लाइक अच्छा हुआ, मेरा समा के साथ ये पहला इंटरेक्शन था। मैं समा FM से, बाय द वे मैं समा FM से पिछले 12 साल वाबस्ता रहा। अब तो समा FM वो नहीं रहा, उसका नाम बदल गया, लेकिन इस इदारे से, इस ग्रुप से मैं वाबस्ता रहा हूँ। फिर उसके बाद फरहान की परसेप्शन, मैंने नाम ज़रूर सुना हुआ था और मेरी परसेप्शन बड़ी, मैं कहूँगा कि मैं डर रहा था। यानी मैंने सुना, मुझे किसी तो बड़ा सख्त आदमी है यार, ये कुछ चीज़ों में ये बंदा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और इनको जो है वो यू हैव टू बी अ वेरी
हार्ड वर्किंग पर्सन इन ऑर्डर टू बी इन हिज इनर सर्कल, आपको होने के लिए। बट मेरे साथ ही वॉज ऑलवेज वेरी काइंड, और बल्कि मुझे याद है कि हम सिर्फ प्रोग्राम की बातें नहीं करते रहे, बल्कि हम करियर के हवाले से आगे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, इकोनॉमी में बड़ा इंटरेस्ट, पर्पस इकोनॉमी में बड़ा इंटरेस्ट होता था। बल्कि फरहान और मैंने एक ज़माने में तो हमने गेम सेट मैच प्रोग्राम जब मैं और सवेरा होस्ट करते थे, उससे पहले वी वर वर्किंग ऑन अ प्रोग्राम ऑन स्टार्टअप्स। उस ज़माने में पाकिस्तान में स्टार्टअप बूम चल रहा था। उन्होंने कहा यार न्यू कॉर्पोरेट है पाकिस्तान का ना, इस पे हम कोई प्रोग्राम, बल्कि हमने एक पायलट भी रिकॉर्ड करवाया था, उस पर मैंने कुछ स्टार्टअप्स भी अरेंज करवाए थे। उनके एक होम शेफ़ थी खातून, उनसे मैंने बात करवाई थी, लाहौर में काफ़ी बड़ा नाम है। और ये तो मुझे अंदाज़ा ही हुआ फरहान के साथ काम करके कि यार दिस गाय इज़ ओपन टू आइडियाज़। आप इन्हें कोई भी आइडिया दें, कुछ भी दें, एंड ही से चलो करके देखते हैं, बाकी देख लेंगे क्या चीज़ निकल कर आती है। सो हमने कुछ पायलट्स बनाए थे, बट वी डिसाइडेड कि नहीं यार, लेट्स स्टिक विद द स्पोर्ट्स प्रोग्राम फॉर नाउ। और हमें बड़ी फ्रीडम के साथ हमने काम किया। एंड मुझे जो बहुत अच्छी बात लगती थी वो लगती थी कि देखिए, मैंने और भी डायरेक्टर न्यूज़ देखे हैं इंडस्ट्री में, और कुछ बड़े प्लेजेंट होते हैं, कुछ बड़े अनप्लेजेंट लोग होते हैं। फरहान को जो चीज़ जो बिल्कुल मुख्तलिफ किया करती थी, वो उनकी लर्निंग और उनकी जो नॉलेज थी, किताबों के रेफरेंसेस देना। उनके आप ऑफिस में जाएंगे तो किताबें सिर्फ इसलिए नहीं रखी हुई कि वो लोगों ने शो के लिए रखी हुई होती हैं, आई एम श्योर उन्होंने पढ़ी हुई भी होंगी वो सारी किताबें, और वो सारी की सारी चीज़ें रेफरेंसेस में आया करती थी। सो मेरे जहन में जो एक फियर वाला एलिमेंट था ना कि फरहान मलिक बड़ा कोई ख़तरनाक सा आदमी है, और बड़ा जो कहना चाहिए कि खौफ है एक न्यूज़ रूम में, न्यूज़ फ्लोर में जो है ना, वो एक फियर होता है उनका। वो मेरा बहुत डिफरेंट उनके साथ इंटरेक्शन रहा, और आई लर्नड अ लॉट, नो डाउट अबाउट दैट। आदिल भाई, मेरा भी काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, मुख्तलिफ न्यूज़ डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, मगर मैंने उन्हें थोड़ा सा डिफरेंट पाया। वो ये कि वो कोई भी स्टेप लेने में डरते नहीं हैं, वो मतलब दिलेराना फ़ैसला करते हैं। चाहे मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब समा में कोई भी बड़ी खबर ब्रेक होती थी, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे एक मतलब इन्वायरमेंट होता है कि बीपर दिया और उसके बाद रिपोर्टर घर गया, और उसके बाद तज्जियाकार शुरू हो गए उसी की खबर पे, उसी की हड्डी पे कबड्डी खेल रहे हैं। बेचारा रिपोर्टर बोल रहा है यार मेरा तो 30 सेकंड का बीपर हुआ है और ये 1 घंटे से तज्जिए चल रहे हैं। तो फरहान साहब ने इस मिथ को तोड़ा, और जब रिपोर्टर कोई बड़ी खबर लेके आता था तो फरहान साहब उसको स्टूडियो में बिठाते थे। ओके, आप आएँ स्टूडियो में बैठें और एज अ तज्जियाकार अपनी खबर को एक्सप्लेन करें, जिससे उसका हौसला बढ़ता था। तो ये एक नया ट्रेंड था। कहने वाले कहते हैं कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ का एक कॉन्सेप्ट है कि फुल स्क्रीन ब्रेकिंग न्यूज़, फुल स्क्रीन पर, हमारी ज़ुबान में कहते हैं डब्बा घुमाओ और ये करो। कुछ लोग इसको सनसनी का नाम भी देते हैं, मगर कुछ लोग अगर ये सनसनी है और ये एक बुरी चीज़ है तो आज सब चैनल उसी को क्यों फॉलो कर रहे हैं? अब तो फरहान मलिक नहीं है, बिल्कुल है, तो अब आप उसको मत फॉलो कीजिए। फिर अब आप तो अब भी उसको फॉलो करते हैं। तो ये है। फिर एक और उनका बड़ा मुझे फ़ैसला याद है कि ब्यूरो चीफ सुनने में ही एक नाम जहन में आता है कि कोई मतलब खापड़ सहाफ़ी जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और वो ब्यूरो चीफ बनता है। फरहान साहब ने इसको भी तोड़ा है और एक खातून को ब्यूरो चीफ बनाया था समा में, फरियाल आरिफ जी, बोली गई, अच्छी बातचीत है, आपको याद होगा। बिल्कुल ऐसी। तो पूरा मीडिया इवन के इस्लामाबाद से मुझे कॉल रही कि यार ये क्या खातून भी ब्यूरो चीफ हो सकती है। फिर उन्होंने प्रूफ भी किया, फरहान साहब ने भी, उन खातून ने खुद भी परफॉर्म करके कि वाकई हो सकती है भाई। फिर उसके बाद आप यहाँ रफ्तार की मिसाल ले लें। इवन मैं जो है, मेरा कैमरा का एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल, वो कि मैं सहाफ़त में काफ़ी पुराना हूँ। तो फरहान साहब ने कहा कि तुम पॉडकास्ट करोगे, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था उन कैमरा, मगर उन्होंने मुझे दिया और करवाया, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरह बहुत सी स्टोरीज़ जो हैं वो फरहान साहब के हाथों लिखी गई हैं। बिल्कुल है। और बहुत मैं अक्सर आप लोगों की डॉक्यूमेंट्रीज जब सुन रहा होता था वो उसमें, तो उसकी स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर ये बता दिया करता था कि यार ये फरहान ही लिख सकते हैं, ये स्टाइल, क्योंकि जो लोग फरहान बोलते भी उसी तरह, आप उनके साथ बात भी करेंगे और किसी अगर इल्मी टॉपिक पे बात चल रही होगी, सो वो उसी तरीके से उसी फ्लो के साथ, यस, आपके जो ऑन स्क्रीन जो भी होते थे, आपके जो भी होस्ट होते थे, वो उसको अपना एक ड्रामेटाइजेशन ज़रूर कर दिया करते थे, लेकिन वो स्क्रिप्ट का फ़्लो आपको बता देता कि ये फरहान नहीं लिखा होता था। और फरहान की जो ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ है, ज़ाहिर है अल्लाह ताला उसमें और उनको तरक्की दे, वो स्टोरी टेलिंग है। यानी किसी भी एक आम सी बात को, एक आम सी ख़बर को स्टोरी टेलिंग, बल्कि मैं फ़रहान से अभी शायद फरवरी की ये बात है कि मैं फ़रहान से बहुत ये बोल रहा हूँ कि वो स्टोरी टेलिंग की वर्कशॉप स्टार्ट करें। उनकी ये स्किल है, पीपल विल पे यू फॉर दैट। मेरा, क्योंकि मैं ट्रेनर आदमी हूँ, मैं ट्रेनिंग कर हर चीज़ में मैं देखता हूँ कि यार क्या इसकी कोई ट्रेनिंग बन सकती है, क्या इसकी कोई वर्कशॉप बन सकती है।
तो मैंने फरहान को अभी, बल्कि यकीन जाने कि हमने तो जगह भी डिसाइड कर ली है कि हम यहाँ पे एक वर्कशॉप रखेंगे कि 1-2 घंटे 3 घंटे की, जिसमें पीपल विल पे, और लोग जो है आके कि यार एक नरेशन है कि ये पानी का ग्लास है, ये पानी का आधा भरा हुआ ग्लास है या आधा खाली ग्लास है, इसकी स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, ये इनकी स्ट्रेंथ है। और अल्लाह करे ये इनकी स्ट्रेंथ में और इजाफा हो आगे चल के। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे कि आपका ये वाला जो प्लान है ये भी कामयाब हो। नहीं, ये कराएंगे प्लान इंशाल्लाह, आपको कामयाब, परेशान ना हुआ। हाँ इंशाल्लाह। मगर अदिल भाई आप ये भी देखें कि हमारे व्यूवर्स को और जो लोग हमसे नाराज़ हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि देखें, अगर हमारे ऊपर मुश्किल वक्त है तो हम कहाँ जा रहे हैं। हम अदालतों का दरवाज़ा खटका रहे हैं, बिल्कुल। हम जो है कभी सिटी कोर्ट में होते हैं, कभी हाई कोर्ट में होते हैं, ऐसे ही है। इट्स मीन कि हमारा अभी भी इस रियासत पर, इस कानून पर और इन अदालतों पर, ये जैसा भी सिस्टम है बिल्कुल, इस पर पूरा एतमाद है और हम इसी से इंसाफ की तवक्को करते हैं। ऐसे ही। और इंशाल्लाह मुझे अभी भी इस माहौल में मुझे लगता है कि हमें इंसाफ मिल जाएगा। और एक चीज़ और है अदिल भाई कि जहाँ पर सच बोलना जुर्म बन जाता है तो वहाँ पर फिर रियासत को भी सोचना चाहिए कि सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है कि जहाँ हमें सच कहने की भी इजाज़त नहीं है। उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें, अल्लाह ताला से इस्तिकामत की दुआ करें। मैं फ़रहान के लिए भी, मैं रफ्तार के लिए भी, जब भी ज़ाहिर है आजकल रमज़ान का ऐसा पहर भी चल रहा है कि जिसमें दुआ इंसान ज़्यादा ही मांगता है। सो ज़ाहिर इंसान अपने लिए भी मांगता है, अपनी फैमिली के लिए भी मांगता है। रफ्तार के लिए, फ़रहान के लिए जो मेरी दुआ निकलती है वो इस्तिकामत की निकलती है। अल्लाह ताला उनको जो है ना वो स्टेडफास्ट रहने की तौफीक दे, बिकॉज़ इंशाल्लाह अभी और बहुत काम करना है आप लोगों को यार, और ये सिलसिला यहाँ इंशाल्लाह रुकेगा नहीं। अदिल भाई बस लास्ट बात है, ये ऐड करना चाहूँगा, उसके बाद क्लोज करते हैं डिस्कशन को। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया जी, और बहुत से मैसेजेस ऐसे हैं, सबको पढ़ना, इवन सबको शामिल करना हज़ारों की तादाद में मुमकिन नहीं है। मगर कुछ लोगों ने सवाल ये पूछा है कि भाई हमें भी पता चले कि आपने एंटी स्टेट ऐसा कौन सा कंटेंट बनाया। ठीक। तो अब इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, ये तो जिन्होंने इल्ज़ाम बिल्कुल लगाया है वही बता सकते हैं। मगर अदिल भाई एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं भी अपने चैनल को, जब इतने ज़्यादा आपके ऊपर कोई इल्ज़ामात कोई लगाता है तो आप भी सोचने पे मजबूर होते हैं कि यार इसको ज़रा सोचें तो, क्या वाकई हमने कुछ एंटी स्टेट किया है। तो मैंने ज़रा सोचा तो मुझे पता चला कि यार हमने ऐसी तो कोई वीडियो नहीं की। हाँ, हमारे चैनल के ऊपर जहाँ पर आपको मधु बाला की वीडियो मिलती है, वहीं तारिक जमील की भी मिलती है, बिल्कुल ऐसे। वहीं पर आपको ज़ियाउल हक की मिलती है, तो वहीं पर आपको जो है वो मुशर्रफ की भी मिलती है, हाँ वहीं मिंटो की भी है, वहीं इलामा इकबाल की भी है। ठीक है, तो हमारा तो जो पोर्टफोलियो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। ठीक है, और हमारी एक वीडियो आमिर लियाकत, सिंपल सी मिसाल है, वो बहुत से लोगों को पसंद आई मगर बहुत से लोगों को नहीं पसंद आई। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको जो है वो कोई ऐसा डिक्लेयर कर दें कि आपने वो बाइस्ड होकर बनाई है। तो इसी तरह के अगर हमारा कोई कंटेंट है जिस पर हमने सिस्टम पर बात की है या किसी जो है वो किसी इदारे पर बात की है उसकी इस्लाह के लिए, या उसका कोई माजी का कोई पहलू है वो हमने उजागर किया, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दें। फैसल, काश यही बात हमें समझ में आ जाए। देखिए, एंटी स्टेट होने की डेफिनेशन भी तो वक्त के साथ बदलती रहती है ना। क्या चीज़ है एंटी स्टेट नहीं। हम पाकिस्तान में हमने हाल ही में तौहीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी इल्ज़ामात देख लिए ना कि ये भी, इसकी भी तौहीन होती है। फवाद चौधरी साहब पे आपको पता है कि जी एक FIR हो गई थी या पता नहीं क्या हो गया था, उन्होंने पेशियाँ भुगती हैं कि जी तौहीन इलेक्शन कमीशन है। सो ये डेफिनेशंस और ये चीज़ें वक्त के साथ बदलती रहती हैं, इसलिए ये इतनी फ्लूइड होती हैं और ये इतना ग्रे एरिया होता है। देखिए, अल्लाह ना करे किसी ने रफ्तार पे बैठ के सेपरेटिज्म की बातें नहीं की, बल्कि मैं तो आपको यही बोलता हूँ कि सोच भी नहीं सकते, बल्कि हमारा तो बिगर पर्पज़ यही है कि यार हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ही बात की है, जो भी किया है सिलसिला। और इतनी ज़्यादा वैरायटी, मुझे कभी कभार ये लगता है, और अक्सर दोस्तों में भी ज़ाहिर है क्योंकि रफ्तार से थोड़ा बहुत हमारे वाबस्ता रहे तो लोगों के साथ व्हाट्सएप पे बात चलती है एंड ऑल। तो एक दोस्त ने हमारे बड़ी अच्छी बात बोली थी कि आपका सबसे बड़ा मसला, आपकी या रफ्तार की कामयाबी ही सबसे बड़ा मसला बन गई इतने शॉर्ट टाइम में। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि जब हमने इलेक्शन की ट्रांसमिशन की थी पिछले साल तो शायद 1 लाख फॉलोअर भी थे, नहीं कम थे, 1 लाख से कम। पे कितने थे? ज़्यादा थे। इलेक्शन वाले दिन 2 लाख थे। आज माशाल्लाह कोई 7.25 लाख या 7.5 लाख के करीब है। दिस इज़ एन एग्जॉर्बिटेंट ग्रोथ, ये बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है और उसके पीछे कुछ बहुत ही ज़बरदस्त काम जो आप लोगों ने किया है वो है द नंबर ऑफ़ व्यूज़। बल्कि आपके जो
सबऑर्डिनेट, मैं कहता हूँ ना, स्पिल ओवर चैनल्स हैं। रफ्तार स्पोर्ट्स है माशाल्लाह, नाउ है, नाउ पे आप रफ्तार नाउ बिल्कुल माशाल्लाह, इवन दो शायद 30,000 35,000 फॉलोअर्स, 40,000, बट चेक आउट द नंबर ऑफ व्यूज जो कि हमारी पॉडकास्ट में अक्सर आ रहे होते हैं, बल्कि हम अक्सर पिछली पॉडकास्ट तो बड़ी जबरदस्त हमारी, वो तो व्यूज बहुत ज्यादा आ गए, मैं तो खुद हैरान हो रहा था। और हमने इकोनॉमी पे बात की, हम बिजनेस पे बात करते हैं, स्टॉक मार्केट पे बात करते हैं, बोरिंग सब्जेक्ट, एग्जैक्टली, हर कोई लाइक नहीं करता। सो फिर स्पोर्ट्स में देखें आप माशाल्लाह 80-85 हज़ार हैं, मुझे पता चला जी कितने 2.5 मिलियन व्यूज एक महीने में शायद पिछले आए चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से। जिस तरफ रफ्तार का नाम जा रहा है वहाँ पे व्यूज़ आ रहे हैं, लोग इसको देख रहे हैं। तो हमारे दोस्त का ये बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था, बिजनेस के अच्छे आदमी है, उन्होंने कहा तुम लोग ज़्यादा कामयाब हो रहे थे, तो इस वजह से शायद ये भी वजह हो सकती है कि यार ज़रा हौला हाथ रहा, इनको थोड़ा स्लो डाउन एंड ऑल, क्योंकि आपको पता है ना कि डिजिटल ने काफ़ी इस वक्त पाकिस्तान का जो इस वक्त मैं कहूँगा कि नैरेटिव बन रहा है, पॉलिटिकल नैरेटिव हुआ जो भी हुआ, उसमें डिजिटल एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। और देखो दुनिया भर की स्टेट्स ये चाहती हैं, इस वक्त अमेरिका में क्या ये नहीं हो रहा? आप ये देखिए, कल उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट को उठा दिया वहाँ पे मैसाचुसेट्स में, उसको उन्होंने उठा के लुइसियाना भेज दिया कि यहाँ से हम इसको डिपोर्ट करेंगे, टर्किश स्टूडेंट को। दुनिया भर की स्टेट ये चाहती है कि यार नैरेटिव हमारे अकॉर्डिंग। इंडिया में इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स लिटरली ख़त्म हो चुके हैं, सब स्टेट की बात करते हैं, सब मोदी मोदी मोदी, हम तो इस पर काफ़ी अपने पॉडकास्ट में जिक्र करते हैं। सो स्टेट का एक ये होता है सिलसिला कि वो डिसाइड ये करता है, लेकिन जो इसमें मज़ेदार बात ये है कि ये डेफिनेशन अर्थोड़ से बात चेंज होती रहती है। तो अभी शायद जो एंटी स्टेट है वो हो सकता है 2 साल या 1 साल बाद एंटी स्टेट ना हो। आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले जैसे ये नहीं होता था, जैसे बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस ये है सूरत हाल, तभी मैं ये कह रहा हूँ दिस टू शैल पास, एक वक्त मुश्किल और ये इंशाल्लाह गुजर जाएगा। चलें, उम्मीद करते हैं दिल भाई कि बहुत जल्द अगली नशिस्त में फरहान साहब मेरे साथ इस तरह बैठे होंगे इंशाल्लाह, और आप भी होंगे इंशाल्लाह, कभी मौका मिलेगा तो। और ये ईद तो उनके बगैर गुजरेगी बिल्कुल, मगर इसके बाद बहुत सी ईदें इंशाल्लाह उनके साथ भी गुजरेंगी। तो इस उम्मीद पर ख़त्म करते हैं, और बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू।